जी, सब कुछ ज्वाइन कर लें तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ स्टूडेंट वेटिंग रूम में है, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है। ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में कंकरेंसी कंट्रोल कब होती है और उसकी जरूरत हमें क्यों होती है। तो कंकरेंसी कंट्रोल हमारे पास तब होती है जब मल्टीपल यूजर सेम टाइम पे आपके सेम डेटा को हिट कर रहे होंगे। तो उसकी वजह से आपका डेटाबेस इनकंसिस्टेंट होने का चांसेस हैं, क्योंकि मल्टीपल यूजर सेम टाइम पे यूज कर रहे हैं, सो इट मे इफेक्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ योर डेटाबेस। अच्छा, अब इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन से डेटा इनकंसिस्टेंट ना हो, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी प्रोग्रामर की है। इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, लेट सपोज कि मैं फंड ट्रांसफर कर रही हूँ, फंड ट्रांसफर करने के लिए एटलीस्ट मैं जितना ट्रांसफर करना चाह रही हूँ उतना अमाउंट मेरे उस बैंक अकाउंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं अगर लेट सपोज 20,000 ट्रांसफर करना चाह रही हूँ और मेरे पास 10,000 मौजूद है। सो ऐसी चीजों को कंट्रोल करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामर थ्रू देयर लॉजिक। कि मैं जब टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करूं या मैं ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करूं कि मैं 15,000 दे रही हूँ, तो उसी वक्त चेक करे कि उस वक्त उस करंट यूजर के अकाउंट में कितना बैलेंस है। या मैं जो चीज लेट सपोज मैं विड्रॉ करवाना चाह रही हूँ कुछ अमाउंट अपने बैंक अकाउंट से, तो क्या मेरे पास इतना बैलेंस मौजूद भी है जितना मैं विड्रॉ करवाना चाह रही हूँ। तो उसको कौन मेजर करेगा? उसको मेजर करने के लिए इंडिविजुअल प्रोग्रामर रिक्वायर्ड होगा, जो थ्रू लॉजिक थ्रू कोड इन चीजों को कंट्रोल कर रहा होगा। लेकिन जब हम मल्टीपल ट्रांजेक्शन, मल्टीपल यूजर्स की ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उनको कौन कंट्रोल कर रहा होगा? आपका डीबीएमएस का कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी कि एक मॉड्यूल डीबीएमएस के अंदर मौजूद है जो कंकरेंसी को कंट्रोल कर रहा है। और वो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन पे फोकस नहीं कर रहा होगा, बल्कि वो कंकरेंट ट्रांजेक्शंस को देख रहा होगा। कंकरेंट मींस मल्टीपल यूजर्स की पैरेलल ट्रांजेक्शन जो एग्जीक्यूट हो रही होंगी। इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स के लिए आपकी प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स को किस तरीके से मैनेज करना है, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामर्स। और हमारे पास डीबीएमएस का जो कंकरेंसी कंट्रोल है का मॉड्यूल है, वो क्या देख रहा होगा? वो आपकी कंकरेंट ट्रांजेक्शन्स को देख रहा होगा, वो ट्रांजेक्शन्स जो कंकरेंट हो। इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स को इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा होगा। उसके लिए आपकी प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से लॉजिक डिजाइन कर रहे हैं। तो कंकरेंसी कंट्रोल में सबसे पहली चीज हमारे पास आएगी कंकरेंट एक्सेस। एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों ने एक चीज, एक सेम डेटाबेस को हिट किया, लेट्स सपोज की एलएमएस को। शेयरिंग वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव, वहां पे शेयरिंग जो है वो सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा। मल्टीपल यूजर्स एक्सेसिंग साइमल्टेनियसली इज प्रेफर्ड। एक ही टाइम पे सारे यूजर्स उस इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकते हैं, दैट इज प्रेफरेबल। Operations of more than one transactions can be performed simultaneously interleave transactions। ठीक है, अब लेट सपोज इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि मैंने एक क्विज बनाया, एक ऑनलाइन क्विज। आई डोंट नो आप लोगों को एक्सपीरियंस हो या ना हो, एलएमएस में ऑनलाइन क्विज भी कंडक्ट हो सकते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड। अब उसका पैरामीटर ये होता है कि टीचर ने क्वेश्चंस बनाए, अब मैं क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट करते हुए मैंने मल्टीपल चीजें रखी। कि मैंने ये चीजें रखी कि हर स्टूडेंट के पास डिफरेंट क्वेश्चन है। लेट सपोज मैंने 15-20 क्वेश्चन रख दिए, क्वेश्चन बैंक से उठाए, और मैंने कहा इस 15-20 में से कोई भी रैंडम 10 क्वेश्चन सिलेक्ट हो, और वो हर स्टूडेंट के लिए रैंडम नहीं होंगे उन्हीं 20 में से। और जो उनके ऑप्शंस हैं एमसीक्यूज के, वो भी
किस तरीके से हो वो भी डिफरेंट हो। लेट्स सपोज मेरे पास जो ऑप्शन ए बी सी डी आ रहा है, नेक्स्ट यूजर के पास, दूसरे स्टूडेंट के पास मेरे पास जो ऑप्शन डी आ रहा है, हो सकता है उसके पास वो ऑप्शन ए हो। ठीक है, अब होगा क्या कि सेम टाइम पे मैंने टाइम दे दिया कि 15 मिनट का क्विज है। लेट सपोज मैं कह रही हूँ 2 बजे से 2:15 तक। ठीक है, तो हम कह रहे हैं 2 से 2:15 के दरमियान सब स्टूडेंट एक साथ अपने अपने सिस्टम से लॉगिन करेंगे, ज्वाइन करेंगे कीट एलएमएस को, और उस मॉड्यूल पे जाएंगे जहाँ वो एग्जाम या क्विज है। अब उसके बाद वो साथ साथ क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो वो हर जो स्टूडेंट अपना अपना अटेम्प्ट दे रहा है, दैट इज इंटरलीव ट्रांजेक्शन। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होंगी जो पहले हो जाएंगी, कुछ स्टूडेंट ने पहले क्विज सबमिट कर दिया, कुछ ने बाद में कर दिया, कुछ स्टूडेंट का क्विज सॉल्व करते हुए लाइट चली गई, फिर वो दोबारा से रीज्वाइन करेगा, फिर दोबारा से अटेम्प्ट करेगा। तो ये हमारे पास इंटरलीव ट्रांजेक्शन है, मींस एक ही डेटाबेस डीबीएमएस के एक ही मॉड्यूल के ऊपर वी हैव इंटरलीव ट्रांजेक्शन। कोई ट्रांजेक्शन पहले हो गई, कोई बाद में हो गई, कोई किसी और सर्वर से हो रही है, कोई और यूजर कर रहा है। सो दीज आर कॉल्ड साइमल्टेनियसली ट्रांजेक्शन, जिसको हम इंटरलीव ट्रांजेक्शन कह रहे हैं। टू फैक्टर्स अलाउस फॉर कंकरेंट एक्सेस। इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक तो हमें बहुत फास्ट प्रोसेसर चाहिए जो इस तरीके की ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल कर सके, और हमें बहुत फास्ट आईओ कंट्रोलर चाहिए जो कि मल्टीपल आईओ की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके। अब प्रॉब्लम्स कहाँ आनी शुरू होती हैं? इस इंटरलीविंग की वजह से। साइमल्टेनियसली है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी। ये किसने पहले करा, किसने बाद में किया। ठीक है, तो वो उस टाइम पे अगर बहुत सारे यूजर्स एक साथ अटेम्प्ट करेंगे तो जो मार्क्स वो कैलकुलेट करके लाएगा, इट में टेक सम टाइम। अगर एक स्टूडेंट सॉल्व करके उसको दे देगा तो उसका टाइम इजीली सॉल्व वो बता देगा फौरन से। सो कंकरेंसी कंट्रोल बेसिकली हमारे पास क्या है? कंकरेंसी कंट्रोल में हमारे पास तीन प्रॉब्लम्स आती हैं ड्यू टू दिस इंटरलीव ट्रांजेक्शंस। और वो तीन प्रॉब्लम्स क्या है हमारे पास? लॉस्ट अपडेट, अनकमिटेड अपडेट एंड इनकंसिस्टेंट एनालिसिस। अब हम ये वन बाय वन एग्जांपल के साथ देखेंगे कि लॉस्ट अपडेट क्या है, अनकमिटेड अपडेट क्या है और इनकंसिस्टेंट एनालिसिस क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम क्या बता रहे हैं हमें, इसको मैं थोड़ा सा ओके, सो वी हैव दिस टाइम इंटरवल। ये हमारे पास टाइम इंटरवल बता रहा है हमें। ठीक है, ये हमें टाइम इंटरवल बता रहा है, ये हमें ट्रांजेक्शन ए बता रहा है, ये हमें ट्रांजेक्शन बी बता रहा है। ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन ए क्या कह रहा है? ट्रांजेक्शन ने ए ने रीड किया बैलेंस। तो बैलेंस क्या था? 1000। नेक्स्ट टाइम पे लेट्स सपोज 1 सेकंड बाद ट्रांजेक्शन बी ने भी रीड किया बैलेंस विच इज 1000। ठीक है, तो दोनों के पास 1000 कंसिस्टेंट डाटा आ रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम पे ट्रांजेक्शन ए ने बैलेंस को अपडेट कर दिया और उसने कहा बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस 50। ठीक है, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस 50। अभी तक इसके पास बैलेंस 1000 है क्योंकि हमने अभी ये राइट नहीं करवाया, सिर्फ कैलकुलेशन किया, अभी इसको कमिट नहीं किया। जैसे ही हमने किया राइट बैलेंस, तो बैलेंस की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 1000। जब हमने माइनस किया 50 तो ये 950 हो गई। 1000 में से 50 माइनस हो गए, तो ट्रांजेक्शन ए के पास क्या वैल्यू आ रही है राइट बैलेंस की? 950। मीनवाइल हमारे पास ट्रांजेक्शन बी ने क्या किया? ट्रांजेक्शन बी ने किया बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस 10 और राइट करवा दिया बैलेंस। तो यहाँ पे इसके पास राइट बैलेंस क्या आया? प्रीवियस इसके पास था बैलेंस 1000, जब इसने इस पर 10 ऐड करवाया और राइट करवाया बैलेंस, तो ये आ गया 1010, क्योंकि इसके पास प्रीवियस वैल्यू क्या थी बैलेंस की? 1000। इस 1000 में इसने 10 ऐड करवाया और राइट करवा दिया बैलेंस, तो ये आ गया 1010। तो ये हमारे पास दो इनकंसिस्टेंट वैल्यू आ गई डीबीएमएस इनकंसिस्टेंट स्टेट पे। एक ट्रांजेक्शन ए को 950 शो हो रहा है बैलेंस, और ट्रांजेक्शन बी को 1010 बैलेंस शो हो रहा है। सो दैट इज, ये हमारे पास क्या प्रॉब्लम है? दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड लॉस्ट अपडेट। यहाँ पे जो अपडेट हुई थी, जो ट्रांजेक्शन ए ने अपडेट की थी, वो यहाँ पे लॉस हो गई बाय ट्रांजेक्शन बी। ट्रांजेक्शन बी ने उसको कम्प्लीटली लॉस कर दिया और उसने 1000 से ही ऐड करके जो है वो अपडेटेड वैल्यू उसके पास शो नहीं हो रही थी। जी क्लास, ये वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई? ट्रांजैक्शन तो 1000 थी ना, तो 950 थी, अपडेटेड 2000 के सो बाद सॉरी, राइट करवाने के बाद
हसन आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। वैसे ट्रांजेक्शन तो 950 हुए थे ना बाद में T4 में। ट्रांजेक्शन तो 950 है, लेकिन ट्रांजेक्शन बी ने क्या रीड किया हुआ है, 1000। ट्रांजेक्शन बी के पास जो बैलेंस की वैल्यू है वो 1000 है, और ट्रांजेक्शन ए ने जो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किए तो उसकी ट्रांजेक्शन की वैल्यू 950 हो गई। लेकिन मीनवाइल अभी ट्रांजेक्शन बी के पास जो वेरिएबल में जो उसकी वैल्यू थी या जो वो देख रहा था, जो वो होल्ड कर रहा था, वो 1000। उसके पास ये अपडेट ट्रांसमिट नहीं हो सकी कि ट्रांजेक्शन ए ने बैलेंस की वैल्यू को अपडेट कर दिया एंड इट शुड बी 950। तो ट्रांजेक्शन बी के पास वो जो प्रीवियस वैल्यू थी उसने उसी में उसको ऐड कर दिया। तो ट्रांजेक्शन बी के पास बैलेंस की वैल्यू जो 1000 थी, उसने उस 1000 में ही ऐड कर दिया 10। तो जब उसने 1000 में ऐड कर दिया 10, और जब राइट करवाया बैलेंस तो उसने 1000 में ही 10 ऐड कर दिया, यानी कि उसके पास जो 1000 वैल्यू थी उसी में ऐड हो गया। इससे पहले ट्रांजेक्शन ए अपडेट कर चुका है बैलेंस को 950, वो इन्फॉर्मेशन उसके पास से लॉस हो गई ट्रांजेक्शन बी के पास। तो जब पैरेलल ट्रांजेक्शन चल रही होती है एक के बाद एक, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि आपके पास प्रीवियस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट नई आने वाली ट्रांजेक्शन के पास से लॉस हो जाता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन बी ने अभी जो होल्ड किया है वो प्रीवियस डेटा है 1000 वाला। मीनवाइल जब ट्रांजेक्शन उस पर अपनी चीजें ऐड कर रही है, उसी टाइम पे ट्रांजेक्शन ए ने भी उसको अपडेट कर दिया, लेकिन ट्रांजेक्शन बी के पास अपडेटेड वैल्यू पहुंची ही नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। मिस अगर हम T4 पे रीड बैलेंस कर लें तो 950 अपडेट हो जाएगी। अगर हम T4 पे रीड करवा दें, हाँ अगर हम इसको पहले रीड करवाएं कि पहले इसको रीड करो, तो फिर ये प्रॉब्लम हमारे पास सॉर्ट आउट हो सकती है कि जैसे ही बैलेंस राइट हुआ हमने कहा कि रीड करो बैलेंस। पहले मैंने ट्रांजेक्शन को कहा कि पहले बैलेंस को दोबारा से रीड करो। जो प्रीवियस रीड किया हुआ है इसने, तो जो प्रीवियस रीड किया है 1000, उसी की बेसिस पे उसने ऐड कर दिया। तो हमारे बीच में यहाँ पे ये दो टाइम स्लॉट्स आ गए, इस टाइम की वजह से डिले आ गया। इसने रीड पहले कर लिया, इस रीड के बाद दो ऑपरेशंस परफॉर्म किए ट्रांजेक्शन ए ने, और फिर उसके बाद हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया ट्रांजेक्शन बी ने। लेकिन क्योंकि इसका रीड पहले हो चुका था तो उसने उसी प्रीवियस रीड की हुई वैल्यू पे अपडेट किया। अगर मैं इस रीड को यहाँ ले आऊं या मैं रीड की एक और ऑपरेशन यहाँ पे कॉल करूं तो फिर ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम ट्रांजेक्शन्स को पैरेलल में चला रहे हैं कि ये चले फिर ये चले फिर ये चले फिर ये चले, तो कुछ चंक्स आगे पीछे हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास लॉस्ट जो है वो हो सकती है कुछ अपडेट्स। एक ट्रांजेक्शन ने जब कुछ अपडेट किया तो दूसरे के पास वो चीज लॉस हो सकती है। अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या आती है, अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम। अब ये अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम क्या है कि हमने ट्रांजेक्शन तो कर दी लेकिन हमने उसको कमिट नहीं किया। ठीक है, अब लेट सपोज हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रांजेक्शन ए है जिसने रीड किया बैलेंस 1000, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस 100, बैलेंस में 100 ऐड किया और हमने राइट करवा दिया बैलेंस। जब हम राइट करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1100, 100 ऐड होने के बाद। फिर हमने नेक्स्ट क्या किया, अब इसके बाद हम कह रहे हैं कि ट्रांजेक्शन बी रीड करेगी बैलेंस को। अब ट्रांजेक्शन बी ने बैलेंस को रीड किया तो ये अपडेटेड वैल्यू इसको मिलेगी, क्योंकि इसका रीड इसके राइट के बाद कॉल हो रहा है, तो इसको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल गई 1100। मैंने इसको अपडेट किया, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो जो बैलेंस की एक्चुअल वैल्यू है इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो और उसमें ऐड कर दो जो वैल्यू आ रही है। तो वो कुछ 650 टाइप कुछ ऐसा बन रहा है, 550 बनेगा। तो वो क्या हो गया, बैलेंस में ऐड हो गया, 1100 में 550 ऐड हो गया, और हमने जब राइट करवाया तो 1650 हमारे पास वैल्यू बनी। फिर हमने क्या किया, हमने किया रोल बैक ट्रांजेक्शन ए को। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि ये किसको रोल बैक करेगा, ये इसको रोल बैक करेगा या ये इसको रोल बैक करेगा। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास क्या आती है, अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम, कि हम किस चीज को कमिट करें और किसकी बेसिस पे अपडेट करें। अब ये जो रोल बैक है, अब यहाँ पे ये कंफ्यूज हो गया कि इस वाली ट्रांजेक्शन को रोल बैक करना है या इस वाली ट्रांजेक्शन को रोल बैक करना है। अगर हम इस वाली को रोल बैक करते हैं तो वो 1100 से रोल बैक होगी या 1650 से रोल बैक होनी चाहिए। ये हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम होती है। थर्ड प्रॉब्लम इज इनकंसिस्टेंट एनालिसिस। इनकंसिस्टेंट एनालिसिस हमें क्या बता रहा है, वन ट्रांजेक्शन ऑपरेट्स मैनी रिकॉर्ड्स, एक ट्रांजेक्शन बहुत सारे रिकॉर्ड्स को ऑपरेट कर रहा है। मीनवाइल अनदर मॉडिफाइज सम ऑफ देम अफेक्टिंग रिजल्ट ऑफ
फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देख रहे हैं। वो दो ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या बता रहे हैं कि एक ट्रांजेक्शन तमाम ऑपरेट्स को जो है वो ऑपरेट कर रही है, और दूसरी ट्रांजेक्शन जो है वो उनमें से कुछ को इफेक्ट कर रही है, जो फर्स्ट का रिजल्ट है, सारों को नहीं कर रही। सपोज ट्रांजेक्शन ए कंप्यूट्स इंटरेस्ट ऑन ऑल अकाउंट बैलेंसेस। हमारे पास एक ट्रांजेक्शन ए है जो कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही है जितने भी अकाउंट बैलेंसेस हैं उन सब पे। और एक और ट्रांजेक्शन है जो क्या कर रही है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे में कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर रही है। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टाइम स्लॉट है, और इस टाइम स्लॉट के साथ हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन हैं, ट्रांजेक्शन ए एंड ट्रांजेक्शन बी, ठीक है। ट्रांजेक्शन ए क्या कह रहा है, टाइम ए पे रीड कर रहा है बैलेंस ऑफ ए जो कि 5000 है, और उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, और टोटल में जाके टोटल प्लस इंटरेस्ट ऐड कर रहा है, ठीक है। पहले इसने बैलेंस रीड किया, उस पर इंटरेस्ट अप्लाई किया और इंटरेस्ट को उस पर ऐड कर दिया। मीनवाइल ट्रांजेक्शन बी ने क्या किया, रीड किया बैलेंस ऑफ ए, और बैलेंस ऑफ ए में से 1000 माइनस कर दिया और राइट बैलेंस ए कर दिया। फिर इसने दोबारा रीड किया एक और अकाउंट बैलेंस ई, उसका अकाउंट रीड किया और उसमें से प्लस कर दिया। मतलब ये कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, और ये तमाम बैंक अकाउंट पे बैलेंस जो है वो इंटरेस्ट अप्लाई कर रहा है, ठीक है। इसने फिर क्या किया, रीड किया बैलेंस ऑफ ए माइनस 1000, फिर इसने ये काम किया। उसके बाद अब इसके बाद क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ट्रांजेक्शन बी ए जो है वो बैलेंस ऑफ ई रीड कर रहा है विच इज 6000। अब 6000 ये वो है जो इसने यहाँ पे अपडेट किया था। बैलेंस ऑफ ई रीड किया 5000, उसमें 1000 ऐड किया और राइट करवा दिया। जब राइट कर दिया फिर उसके बाद रीड किया बैलेंस ऑफ ई, तो इसने क्या वैल्यू दी, 6000। अब इस 6000 के बाद ये इस पे इंटरेस्ट अप्लाई कर रहा है, और इंटरेस्ट अप्लाई करने के बाद इंटरेस्ट वाली वैल्यू ऐड कर रहा है इसके टोटल में। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनकम्प्लीट एनालिसिस कब हो है, पहले इसने क्या किया, ए पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद ए में अपडेट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ई का अकाउंट रीड किया, उसमें अपडेट किया, और उसके बाद फिर इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट एनालिसिस है। इनकंसिस्टेंट एनालिसिस इज दैट कि पहले जो ट्रांजेक्शन ए है वो एज इट इज अमाउंट ले रही है और उसके बाद इंटरेस्ट अप्लाई कर रही है, जबकि सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि पहले वो बैलेंस ऑफ ई ले रही है, उसमें एडिशन कर रही है, और उसके बाद फिर ट्रांजेक्शन ए उस पे जो है वो इंटरेस्ट पे कर रही है। सो दैट इज इनकंसिस्टेंट एनालिसिस। दो अलग अलग एनालिसिस हुए हमारे पास। सीरियल एग्जीक्यूशन, जी यहाँ तक क्लियर है। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? जी क्लास, अब आवाज आ रही है? एक्चुअली इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं शायद एक या दो दफा। जी अब वॉइस आ रही है? यस मिस, आ रही है। ओके जी, ये यस एग्जाम्पल मिस। क्लियर हो गई तीनों प्रॉब्लम्स?
ओके, सीरियल एग्जीक्यूशन। सीरियल एग्जीक्यूशन हमें क्या बता रही होगी? सीरियल एग्जीक्यूशन हमें ये बता रही होगी व्हेन वी हैव मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, तो उन ट्रांजैक्शंस को हमने एग्जीक्यूट कैसे करवाना है। अदर हमने उनको पैरेलल में एग्जीक्यूट करवाना है कि कुछ पोर्शन ए का एग्जीक्यूट हो फिर बी, कुछ ए और फिर बी, या हमने इनको जो है कंप्लीटली एग्जीक्यूट करवाना है, लाइक पहले ट्रांजैक्शन ए कंप्लीट सीरियल ऑर्डर में हो फिर उसके बाद बी। ठीक है, तो ये हमारे पास सीरियल एग्जीक्यूशन का कॉन्सेप्ट है। एन एग्जीक्यूशन वेयर ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीरियल। सीरियल का मतलब क्या है? वन बाय वन। schedule और history for two transactions, two serial execution और schedules are possible। अगर हमारे पास दो ट्रांजेक्शन है तो उनकी दो सीरियल एग्जीक्यूशन या schedules पॉसिबल है। वो क्या दो हो सकते हैं? अगर लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ एक ट्रांजेक्शन टी ए है और एक ट्रांजेक्शन टी बी है, तो हमारे पास दो सीरियल एग्जीक्यूशन पैटर्न क्या हो सकते हैं? फर्स्ट टी ए कॉमा टी बी, पहले टी ए चले, ट्रांजेक्शन ए चले और फिर ट्रांजेक्शन बी चले। दूसरा क्या हो सकता है? टी बी कॉमा टी ए, के पहले ट्रांजेक्शन बी चले और फिर ट्रांजेक्शन ए चले। तो ये हमारे पास सीरियल एग्जीक्यूशन पैटर्न बनेगा जब हमारे पास दो ट्रांजेक्शन हो। इसी तरह अगर तीन ट्रांजेक्शन हो तो हमारे पास कितने बनेंगे? 9 पैटर्न। ओके क्लास, वॉइस क्लियर है? जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस। ओके ठीक है, तो जब हम दो ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं तो उनमें सीरियल कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है हमारे पास? या तो ट्रांजेक्शन ए पहले एग्जीक्यूट होगी एंड देन ट्रांजेक्शन बी, और अगर हम सेकंड उसकी बात करें कॉम्बिनेशन की, तो इट कैन बी पहले ट्रांजेक्शन बी एग्जीक्यूट होगी एंड देन ट्रांजेक्शन ए। तो ये हमारे पास सीरियल एग्जीक्यूशन पैटर्न है। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास हम कह रहे हैं ट्रांजेक्शन ए कॉमा ट्रांजेक्शन बी। पहले ट्रांजेक्शन हमने बैलेंस ए ने रीड किया, ट्रांजेक्शन ए ने, फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन बी ने। तो ये हमारे पास दो पैटर्न बने कि पहले ट्रांजेक्शन ए एग्जीक्यूट हो एंड देन ट्रांजेक्शन बी एग्जीक्यूट हो। सेकंड पैटर्न क्या हो सकता है कि पहले ट्रांजेक्शन बी एग्जीक्यूट हो और देन ट्रांजेक्शन ए एग्जीक्यूट हो। तो ये हमारे पास सीरियल एग्जीक्यूशन पैटर्न बनेगा फॉर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस पॉसिबल। डिफरेंट सीरियल स्केड्यूल्स में रिजल्ट इन अ डिफरेंट फाइनल डीबी स्टेट। अब जब हमारे पास डिफरेंट स्केड्यूल पैटर्न होगा तो उसका रिजल्ट भी डिफरेंट होगा। अगर ट्रांजेक्शन ए पहले एग्जीक्यूट होगी और ट्रांजेक्शन बी बाद में एग्जीक्यूट होगी तो फाइनल रिजल्ट इज 80। अगर ट्रांजेक्शन बी पहले एग्जीक्यूट होती है एंड देन ट्रांजेक्शन ए, देन फाइनल रिजल्ट वुड बी 90। तो क्या फाइनल रिजल्ट आ रहा है? इट डिपेंड्स ऑन द पैटर्न कि आप पहले कौन सी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने हैं। तो यहाँ पे यही पॉइंट है कि डिफरेंट सीरियल स्केड्यूल्स में रिजल्ट इन अ डिफरेंट फाइनल डीबी स्टेट, बट सीरियल एग्जीक्यूशन इज गारंटीड टू लीव डीबी इन अ कंसिस्टेंट स्टेट। लेकिन ये गारंटी कर रही होती है सीरियल एग्जीक्यूशन कि आपका डीबी जो है वो हमेशा किसी न किसी कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा। वैल्यू डिफर कर सकती है ट्रांजेक्शन की, लेकिन हर दफा वैल्यू इनपुट होने के बाद जो भी वैल्यू फाइनल अपडेट होगी, आपका जो सिस्टम है, आपका जो डेटाबेस है, वो हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा। ठीक है, और वो जो तीन हमने कंकरेंट एक्सेस प्रॉब्लम देखी थी वो कभी भी नहीं आएंगी। वो जो हमने देखी थी लॉस्ट अपडेट, इनकंसिस्टेंट एनालिसिस और अनकमिटेड अपडेट वाली प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे कभी भी नहीं आएगी अगर आप सीरियल एग्जीक्यूशन पैटर्न फॉलो करते हैं।
So what lessons we have learned? Serial schedule is guaranteed correct, should be adopted. हमेशा हमें यही अडॉप्ट करनी चाहिए जब हमने देखा कि इसमें डेटाबेस इनकंसिस्टेंट भी नहीं रहेगा. No, that will be inefficient. Underutilization of the resources. अगर हम resources की बात करें तो उस टर्म में यह हमारे लिए इतना बेटर नहीं है और बहुत सारे यूजर्स इसको पसंद नहीं करते. लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि एक ट्रांजेक्शन अगर बहुत हैवी ट्रांजेक्शन है जो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को ले रही है, ट्रांजेक्शन बी वेटिंग स्टेट में रहेगी. तो यहाँ पे हमारे पास स्टारवेशन पॉसिबल है. एक हैवी ट्रांजेक्शन जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो हर टाइम बहुत ज्यादा वैल्यू ले रही है और मीनवाइल बाकी ट्रांजेक्शन को उसका वेट करना पड़ेगा कि वो ट्रांजेक्शन रिसोर्सेज को छोड़ेगी तो फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकती है. एंड डिसलाइक बाय यूजर्स एज वेल. सो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सीरियल एग्जीक्यूशन फॉलो करने से बेटर है कि वी कैन यूज इंटरलीव्ड स्केड्यूल पैटर्न. इंटरलीव्ड स्केड्यूल पैटर्न हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास ये ना हो कि पहले ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो फिर दूसरी स्टार्ट हो. हम इंटरलीविंग स्केड्यूल फॉलो कर सकते हैं. वी वुड प्रेफर कंकरेंट एग्जीक्यूशन. कंकरेंट एग्जीक्यूशन मींस कुछ ट्रांजेक्शन ए एग्जीक्यूट हो, कुछ पार्ट ट्रांजेक्शन बी हो, फिर कुछ पार्ट ट्रांजेक्शन ए हो, फिर कुछ पार्ट ट्रांजेक्शन बी हो. सो मल्टीपल यूजर्स एक्सेसिंग डेटाबेस एट द सेम टाइम. हम ये ना कहें कि हम एक ही यूजर को टाइम दे दें और कहें कि तुम सिस्टम को यूज करो, बाकी सारे यूजर को कहें कि अभी आप बैठे हैं एक यूजर यूज कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं होता ना, हम कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो. ठीक है, तो इंटरलीव क्या कह रहा है? कंकरेंट एग्जीक्यूशन. हम सिंगल यूजर को एक्सेस ना दें या हम सिंगल एक ट्रांजेक्शन को एक्सेस देने के बजाय बाकी सबको वेटिंग पे लगाने से अच्छा है कि हम कुछ कुछ पोर्शन प्रोसेसर का हर किसी को एग्जीक्यूट करें ताकि सबको ये इल्यूजन हो कि हमारा काम सबसे पहले रिक्वेस्ट हो रहा है, जबकि वो कुछ टाइम क्वांटम सबको डिवाइड कर रहा है. टाइम शेयरिंग. An interleaved schedule consists of operations from different transactions. Interleaved schedule हमें क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हैं, पूरा का पूरा सीपीयू और पूरी की पूरी रिसोर्सेज किसी एक ट्रांजेक्शन को देने से बेटर है कि हम उस ट्रांजेक्शन के कुछ पोर्शंस बना लें और उन ट्रांजेक्शन्स को उन पोर्शंस में वन बाय वन एग्जीक्यूट करें. लेट्स सपोज एक पोर्शन हम ट्रांजेक्शन 1 का एग्जीक्यूट कर लें, एक पोर्शन हम ट्रांजेक्शन 2 का, सो दैट हर ट्रांजेक्शन को या हर यूजर को ये इल्यूजन आए कि वो सिंगल यूजर है और सिस्टम उसी को सर्व कर रहा है, जबकि हो ये रहा होगा कि सिस्टम का टाइम डिवाइडेड होगा अमंग डिफरेंट ट्रांजेक्शंस. सो स्केड्यूल हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं. सीरियल स्केड्यूल जिसमें वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होंगी कि हम एक ही ट्रांजेक्शन को रिसोर्सेज दे दें, बाकी तमाम ट्रांजेक्शन वेट स्टेट पे रहेंगी. जबकि इंटरलीव्ड स्केड्यूल हमें क्या बता रहा है? एफिशिएंट यूसेज ऑफ रिसोर्सेज बट रिजल्ट इन इनकंसिस्टेंसी. हर चीज के जहां कुछ एडवांटेजेस होते हैं वहां डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं. तो जब हम इंटरलीव्ड स्केड्यूलिंग की हम बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू सीरियल, लेकिन इनकंसिस्टेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा है. स्केड्यूल इंटरलीव्ड स्केड्यूल फॉलो करते वक्त ऐसा हो सकता है कि हमारे पास इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है क्योंकि हम एक टाइम पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को पैरेलल में चला रहे हैं. ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्रांजेक्शन ए है और एक ट्रांजेक्शन बी है, तो हम इसका स्केड्यूल किस तरीके से बना सकते हैं? एक ट्रांजेक्शन ए है जो कि रीड कर रही है एक्स को और राइट कर रही है एक्स को और कमिट हो रही है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के क्या ऑपरेशंस हैं? ट्रांजेक्शन बी रीड कर रही है वाई को, रीड कर रही है एक्स को, राइट कर रही है वाई को और कमिट कर रही है. तो अब हम इसमें डिफरेंट पॉसिबल सीरियल कैसे बनाएंगे? सीरियल हमने इस तरीके से बनाया. सीरीज 1, पहले ट्रांजेक्शन ए एग्जीक्यूट हो जो कि रीड करे एक्स को, राइट करे एक्स को, कमिट कर दे. फिर हमने नेक्स्ट की ट्रांजेक्शन ए को दोबारा एग्जीक्यूट किया जो कि रीड कर रही है वाई को, सॉरी ट्रांजेक्शन बी रीड कर रही है एक्स को एंड देन राइट करवा रहे हैं हम वाई को और कमिट कर रहे हैं. हमारे पास सीरियल पैटर्न है कि पहले ट्रांजेक्शन ए हो और फिर ट्रांजेक्शन बी हो. S2 हमारे पास क्या है कि पहले हमने क्या किया? पहले हमने रीड करवा दिया y को, फिर हमने रीड करवा दिया x को, फिर हमने राइट करवाया y को और कमिट कर दिया. फिर हमने नेक्स्ट क्या किया? रीड करा x को, राइट करवाया x को और कमिट कर दिया. तो यहाँ पे S1 में हम क्या कर रहे हैं? ट्रांजेक्शन A को पहले चला रहे हैं और ट्रांजेक्शन B को बाद में एग्जीक्यूट कर रहे हैं. S2 में हम क्या कह रहे हैं? S2 में हम ये कह रहे हैं कि ट्रांजेक्शन B को पहले चलाओ और ट्रांजेक्शन A को बाद में चलाओ. और जो हमारे पास S3 है, ये S3 क्या कह रहा है? पहले रीड करो y को, फिर रीड करो x को, मतलब पैरेलल में चलाओ.
एक ऑपरेशन इसका लो, एक ऑपरेशन इसका लो, फिर रीड करो x को, ये वाला ऑपरेशन इसका लो, राइट करो y को, ये वाला, फिर इसको कमिट कर दो, फिर राइट करो x को और फिर कमिट कर दो इसको। तो ये हमारे पास कौन सा है, ये इंटरलीव्ड स्केड्यूल है। फर्स्ट वन दोनों सीरियल है और सेकंड वाला दोनों जी क्लास, सीरियल और इंटरलीव्ड स्केड्यूल क्लियर है? ठीक है, S1 and S2 आर सीरियल एंड S3 इज इंटरलीव्ड स्केड्यूल। जी यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। तो मेरा इंटरनेट भी कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। जी क्लास, आवाज आ रही है? ओके, क्लियर है यहाँ तक? स्टार्ट की फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है ये हमारे पास सीरियल स्केड्यूल है और लास्ट वाला जो है ये इंटरलीव्ड स्केड्यूल है, जिसमें हमने पूरा का पूरा किसी एक ट्रांजेक्शन को चलाने के बजाय हमने क्या किया, हमने कुछ पोर्शंस में ब्रेक कर दिया। हमने कहा कि पहले क्या करो, पहले रीड कर लो y को, ट्रांजेक्शन b का ये वाला ऑपरेशन पहले परफॉर्म करो, देन रीड करो x को, फिर आप ट्रांजेक्शन a का एक पोर्शन एग्जीक्यूट करो, फिर उसके बाद रीड करो x को, अब ट्रांजेक्शन b। तो अब ये क्या है, पहले ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, तो हम पैरेलल में चला रहे हैं। कुछ पोर्शंस ट्रांजेक्शन a के और कुछ पोर्शंस ट्रांजेक्शन b के। स्टार्ट में हमने देखा था कि सीरियल की में ये होता है कि इनकंसिस्टेंट स्टेट नहीं होता, लेकिन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होता है। इंटरलीव में क्या है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स होगा, बट लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या आएगी, हमारे पास प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारे पास जो है वो इनकंसिस्टेंसी बढ़ सकती है, क्योंकि एक रीड कर रहा है मीनवाइल दूसरा राइट करवा रहा है, तो उसमें इनकंसिस्टेंसी आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे जब हम इंटरलीव्ड स्केड्यूल की बात कर रहे हैं। Interleaved schedule provides concurrent execution, but three problems of concurrent access may be encountered. वो तीन problems यहाँ पे encountered होंगी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, टू डिफरेंट ट्रांजेक्शंस राइट ऑन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। अच्छा, जब हम कंकरेंट की बात कर रहे हैं तो अगर दो डिफरेंट ट्रांजेक्शंस हैं और वो दो दो अलग अलग या डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पे काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स पे काम हो रहे हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पे। अगर दो डिफरेंट ट्रांजेक्शंस हैं, सेम एट्रीब्यूट को रीड कर रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोनों रीड कर रहे हैं, रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, एक रीड और राइट कर रहा होगा तो प्रॉब्लम आएगी, ये पॉइंट यहाँ आगे। टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन एक्सेस ऑन सेम एट्रीब्यूट, दो ट्रांजेक्शंस अलग अलग हैं लेकिन सेम एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहे हैं, एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, एक रीड कर रहा है, तो प्रॉब्लम आएगी। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस और कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रांजेक्शन, एक ने राइट करा, एक ट्रांजेक्शन ए है वो रीड कर रही है, ट्रांजेक्शन बी ने उसको राइट किया, आगे ट्रांजेक्शन ए उसको दोबारा रीड कर रही है, तो वो प्रीवियस वाली वैल्यू को करेगा या जो ट्रांजेक्शन बी ने राइट किया है उसको करेगा। तो प्रॉब्लम आएगी कब, एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑपरेशन। अगर रीड हो रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सेम एट्रीब्यूट पे रीड हो रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको दो क्या दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन भी रीड कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई एक भी राइट कर रहा है तो प्रॉब्लम आना शुरू होगी कि वो राइट वाला कब अपडेट होके नेक्स्ट रीड देगा, सो दैट अपडेटेड वैल्यू शो हो। तो ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज्यादा आएगा जब राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमें सीरियलाइज करना पड़ेगा अपनी ट्रांजेक्शन्स को। जी यहां तक कोई सवाल? जी क्लास, यहां तक कोई क्यूरी, कोई सवाल? अब हम ये देखेंगे कि सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है। यहां तक कोई सवाल है, कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आई एज्यूम कि कोई क्यूरी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था।
ठीक है, तो सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है हमारे पास? एन इंटरलीव्ड स्केड्यूल इज सीरियलाइजेबल इफ द फाइनल स्टेट ऑफ द स्केड्यूल इज इक्विवेलेंट टू अ सीरियल स्केड्यूल और अ स्केड्यूल वेयर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस आर इन अ सीरियल ऑर्डर। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमने अपने इंटरलीव्ड स्केड्यूल को सीरियलाइज करना है। वो सीरियलाइज कैसे हम करेंगे? अगर जो उसका फाइनल स्टेट है वो इक्वल हो जाए हमारे सीरियल स्केड्यूल के, यानी कि जो सीरियल स्केड्यूलिंग अलग अलग हमने बनाई थी कि पहले एक ट्रांजेक्शन पूरी कंप्लीट हो फिर दूसरी हो, अगर वो सेम हो जाता है हमारी इंटरलीव्ड स्केड्यूल के, तो हम कह रहे हैं कि वो सीरियलाइजेबल है। a schedule where conflicting operations are in a serial order। अगर हम कह रहे हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन आ सकता है, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन लेट्स सपोज ट्रांजेक्शन ए भी कह रही है कि मुझे रीड करना है, राइट करना है, और ट्रांजेक्शन बी भी कह रही है कि मुझे राइट करना है, तो हम उसको एक सीरियल ऑर्डर दे देंगे, पहले कौन इसको राइट करेगा और फिर कौन उसको नेक्स्ट राइट करेगा। तो अगर हम उसको सीरियल ऑर्डर में डिफाइन कर दें, क्योंकि एट ए टाइम दोनों तो राइट कर नहीं सकते, तो हम एक ऑर्डर दे दें कि अगर कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट होती है कि दो ट्रांजेक्शन सेम टाइम पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें, तो हम उनको कुछ ऑर्डर दे दें, या तो प्रायोरिटी की बेसिस पे या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कि कौन सी ट्रांजेक्शन पहले राइट करेगी और कौन सी बाद में करेगी। Two major approaches are used